श्रोताओं, आज 4 फरवरी और पूरा विश्व मना रहा है विश्व कैंसर दिवस। आज इस अवसर पर हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर अंकित बत्रा को, जो कि कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जॉली ग्रांट, देहरादून में। और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा कैंसर रोग, कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर अंकित बत्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर अंकित बत्रा, हम सभी जानना चाहेंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? विश्व कैंसर दिवस मनाए जाने के पीछे क्या कारण है, क्या उद्देश्य है? सबसे पहले आकाशवाणी को मेरा धन्यवाद, जो उनके माध्यम से हम सभी लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक कर पाएं। तो जैसा कि आपने सबसे पहले पूछा कि भाई एक ही दिन क्यों, तो ये इसलिए निर्णय लिया गया है कि 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जागरूक कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताया जा सके और जो कैंसर के प्रति भ्रांतियां हैं उनको दूर किया जा सके। कोई भी दिवस हम मनाते हैं तो उसका एक थीम भी होता है, तो क्या कोई खास थीम है इसका? जी बिल्कुल। तो जो वर्ल्ड कैंसर डे है, पिछले 2 साल से उसका थीम सेम है। 2022 और 2023 के लिए उसका थीम सेम है। तो जो WHO ने उसका थीम दिया है वो है क्लोज द केयर गैप। तो उसके पीछे कारण ये है कि जो कमियां हैं, चाहे वो जांचों में हो, चाहे इलाज में हो, चाहे काउंसलिंग में हो, जिस तरीके भी कमियां हैं कैंसर से संबंधित या उसके इलाज में, उनको दूर किया जाए। अब क्या होता है कि हर जगह की कमियां अलग होती हैं, हर जगह की जरूरतें अलग होती हैं। तो जैसे विदेशों की जो जरूरतें हैं, जरूरी नहीं है कि वो भारत की जरूरतें भी सेम हो। भाई हमारी प्रॉब्लम्स अलग हैं तो हमारी जरूरतें, हमारे सॉल्यूशंस भी अलग होंगे, हमारे उसके जो निवारण है वो भी अलग होंगे। और जरूरी नहीं कि जो मेट्रो सिटी में बैठे हैं जैसे दिल्ली या बॉम्बे, तो हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, जैसे कि हमारा एक पहाड़ी राज्य है, उसके लिए हमारी स्थितियां बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए क्लोज द केयर गैप दिया है कि अपनी जरूरतों के हिसाब से आप अपने निवारण ढूंढें, उसके अपने सॉल्यूशंस ढूंढें। कैंसर एक ऐसा रोग है जिसके बारे में तमाम भ्रांतियां हैं और एक आम आदमी जब कैंसर की बात सुनता है तो घबरा जाता है, डर लगता है। कैंसर वास्तव में क्या है डॉक्टर साहब, और कौन से लोग हैं जो रिस्क पे रहते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि कैंसर होता है तो परिवार घबरा जाता है। हम लोग तो बल्कि ये भी कहते हैं कि कैंसर कभी भी एक आदमी को नहीं होता, एक इंडिविजुअल को नहीं होता, एक परिवार को होता है, क्योंकि वो पूरे परिवार को ही झंझोड़ के रख देता है। तो अवेयरनेस फैलाने का सबसे मुख्य कारण यही है कि कैंसर से डरे नहीं, उससे लड़ना है, आपको और हमको मिलकर लड़ना है। तो कैंसर बेसिकली किसी भी सेल या कोशिकाओं का अनियंत्रित ग्रोथ या एकदम तेजी से बढ़ना, जो नॉर्मल सेल से एक स्पीड से बढ़ते हैं उसको छोड़ के बहुत तेजी से अनियंत्रित बढ़ना, उसको बोलते हैं कैंसर। और वो शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। अमूमन हम सभी लोगों में कुछ ना कुछ ऐसे नॉर्मल सेल्स बनते हैं जो कभी कभी अपने नॉर्मल रूट से हटके एबनॉर्मल हो जाते हैं और वो उनको बोलते हैं कैंसर सेल्स। लेकिन एक आदमी जब स्वस्थ होता है तो उसके अंदर अपनी शारीरिक शक्ति, इम्यूनिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो उन सेल्स को लड़ सकता है, उन सेल्स को मार सकता है और कैंसर बनने से रोक सकता है। बट यही शारीरिक शक्ति जब कम हो जाती है, इम्यूनिटी जब कम हो जाती है, तो कैंसर बनने के लक्षण या सामने आते हैं या फिर वो चीजें और तेजी से बढ़ने लगती हैं। कैंसर शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि वो कौन से प्रमुख 5 कैंसर हैं जो आम तौर पर देखे जाते हैं? तो देखिए, कोई भी 5 या 3 या 10 कुछ भी कह लीजिए आप, तो वो जगह के हिसाब से होते हैं। तो हमारे भारत की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ अभी जो सबसे ज्यादा कॉमन या सबसे ज्यादा प्रचलित कैंसर हैं वो सबसे ज्यादा ये हैं कि ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर या फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर और पेट का कैंसर। अब इसमें पुरुषों में कुछ अलग हो सकता है, महिलाओं में कुछ अलग हो सकता है। जैसे महिलाओं में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर, फिर बच्चेदानी के मुंह का कैंसर और ओवरी कैंसर टॉप 3 कैंसर हैं। ऐसे ही पुरुषों में लंग कैंसर सबसे नंबर 1 है और उसके बाद फिर मुंह का कैंसर और फिर पेट का कैंसर। तो अब हम बात करेंगे कि कौन लोग हैं जो हाई रिस्क में हैं, जिनको होने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि हम जब स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं तो ये जानना जरूरी है। तो देखिए, हाई रिस्क भी ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल या एक आदमी को ही हाई रिस्क सारे कैंसर्स के लिए होता है। अब मान लीजिए अगर कोई आदमी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का सेवन बहुत ज्यादा कर रहा है या रेगुलर कर रहा है या शराब का सेवन कर रहा है, तो उनको मुंह का कैंसर, लंग का कैंसर, पेट का कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम स्तन कैंसर की बात करें तो वो महिलाएं जो अभी एक्सरसाइज कम कर रही हैं या वेट ज्यादा है या फिर उनके हार्मोनल डिसबैलेंस है, तो उनमें वो कैंसर होने के लक्षण ज्यादा हैं। ऐसे ही उम्र भी होती है। तो कुछ कैंसर होते हैं जो बच्चों में या मध्यम अवस्था में ज्यादा होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वृद्धावस्था में ज्यादा होते हैं। ऐसे ही दूसरे प्रकार के कैंसर, जैसे कि पेट के कैंसर की बात करें तो हमारे खान पान से बहुत कुछ उस पर डिपेंड करता है। अगर हम जंक फूड ज्यादा खाएं या कोयले पे बना हुआ खाना ज्यादा खाएं या मिर्च मसाले वाला खाना ज्यादा खाएं, तो उससे वो कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो अलग अलग जगह के अलग अलग कारण होते हैं जो रिस्क डिफाइन करते हैं। अब लक्षणों की बात करें डॉक्टर साहब, कि कौन से प्रमुख लक्षण है जो इस ओर इशारा करते हैं किसी भी तरह के कैंसर में कि हाँ, इस व्यक्ति को कैंसर हो सकता है, कोई भी संदेह हम करें? तो देखिए, कोई भी गांठ
या छाला पड़ना किसी भी शरीर के किसी भी अंग में जो कि नॉर्मल ठीक नहीं हो रहा है, वो एक प्रमुख कारण हो सकता है। हम अगर लंग कैंसर की बात करें तो लंबे समय से खांसी रहना जो कि नॉर्मल दवाइयों से ठीक ना हो, खांसी में खून आना, सांस की दिक्कत होना। ऐसे ही अगर हम बात करें स्तन कैंसर की तो स्तन की साइज या शेप में चेंज होना या कोई गांठ बनना या निप्पल से कोई डिस्चार्ज आना या ब्लड आना। ऐसे ही अगर हम आंतों के या पेट के कैंसर की बात करें तो लैट्रिन के रास्ते खून जाना, खाने में उपज होना, खाना ना पचना, उल्टी आना, तो ये सब प्रमुख कारण हैं। आमतौर पर जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो स्तन कैंसर बहुत ही कॉमन है और सर्वाइकल कैंसर भी आजकल इसके बारे में ज्यादा सुनने में आ रहा है। इसका टीका है क्या? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि स्तन कैंसर के लिए तो अभी कोई टीका नहीं है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन के लिए टीके उपलब्ध हैं, जिसको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन जो बनी है वो अवेलेबल है। तो उसकी वजह से और जागरूकता की वजह से सर्वाइकल कैंसर जो आज से 5-10 साल पहले नंबर 1 कैंसर होता था वो अब खिसक के दूसरे तीसरे पायदान पे आ गया है और ब्रेस्ट कैंसर पहले पे आ गया है। तो इन टीकों की वजह से ही काफी फायदा हुआ है। तो ये टीके जो हैं यूजुअली 9 से 13 या 14 साल की उम्र की बच्चियों को लगते हैं और ये आगे जाके उनको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन से बचा के और सर्विक्स के कैंसर जो कि बच्चेदानी का मुंह का कैंसर है उससे बचाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने आरंभ में ही चर्चा की थी कि कैंसर से डरना नहीं है, उससे लड़ना है, लेकिन जैसे ही हम सुनते हैं कि कैंसर की जांच पॉजिटिव है तो पूरे परिवार ही से प्रभावित होता है, स्वयं उस व्यक्ति का मनोबल टूट जाता है। आप क्या कहेंगे, किस तरह से हम अपने को मजबूत करें? तो देखिए, इसमें सबसे पहले परिवार, जो इमीडिएट परिवार होता है और जो डॉक्टर हैं जिनसे वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उनकी पॉजिटिव काउंसलिंग, उनका मोटिवेशन बहुत जरूरी है। अब कैंसर भी कई प्रकार के होते हैं, कई स्टेजेस के होते हैं, तो स्टेज के हिसाब से और किस प्रकार किस जगह का कैंसर है उसके हिसाब से पेशेंट की काउंसलिंग या परिवार की काउंसलिंग की जाती है। तो आज के जमाने में साइंस ने इतनी तरक्की करी है कि कुछ काफी नई तरीके के सर्जरी, रेडिएशन की टेक्निक्स, नई तरीके की दवाइयां जिन्हें कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये सारी चीजें आज की डेट में भारत में भी उपलब्ध हैं। तो इनकी वजह से अगर हम 10 साल पहले के मुकाबले आज के कंपेयर करें तो कैंसर के ठीक होने के चांसेस 20 से 30% बढ़ गए हैं। तो हमें पॉजिटिव काउंसलिंग, सही काउंसलिंग पेशेंट्स की, उनके साथ वालों की, परिवार की बहुत जरूरी है। ज्यादातर पेशेंट जो ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं या इलाज से भागते हैं या ट्रीटमेंट से या जांचों से, इवन बायोप्सी से भी भागते हैं, वो इसीलिए भागते हैं क्योंकि उनके मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो समाज के थ्रू आ जाती हैं। एक डॉक्टर को डायग्नोसिस के टाइम पे सबसे पहले उन भ्रांतियों को दूर करना है और उनकी पॉजिटिव काउंसलिंग और मोटिवेट करना है। हमने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो कैंसर को हरा पाए हैं और ऐसे हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें सेलिब्रिटीज भी हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे कि वो कौन सी जांचें हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर हम पहले पकड़ लें कैंसर को शुरुआती दौर में तो उसका इलाज ज्यादा आसान है। आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग होती है उन लोगों की जो उनको कैंसर या ऐसी कोई बीमारी या लक्षण नहीं है लेकिन वो हाई रिस्क में है, उनको हो सकता है। तो ऐसे नॉर्मल लोगों की जांचें को स्क्रीनिंग बोलते हैं। अब स्क्रीनिंग वहां की जाती है जहां होने की चांसेस बहुत ज्यादा हो और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, ताकि वो देश पे या सरकारों पे बर्डन ना बने। तो कुछ तरीके की जांचें होती हैं, जैसे महिलाओं में 40 साल की उम्र के बाद स्तन का मैमोग्राम हर साल में एक बार होना चाहिए 65 या 70 साल की उम्र तक। ऐसे ही जो बच्चेदानी की जांच होती है इन्फेक्शन के लिए कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस तो नहीं है या कुछ उसमें सेल्स में चेंजेस तो नहीं आए, तो ऐसे कभी भी जैसे कोई महिला किसी भी जांच के लिए जा रही है अपने जच्चा बच्चा डॉक्टर के पास, तो वो जांच करने में को स्क्रीनिंग बोलते हैं। फिर कोलोन कैंसर में भी दूरबीन के रास्ते, कोलोनोस्कोपी जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू कैंसर स्क्रीनिंग का अच्छा खासा रोल है। मुंह के कैंसर जो है, जब भी आप कभी अपने किसी भी डॉक्टर को, चाहे वो फिजिशियन हो, दांतों के डॉक्टर हो या किसी भी तरीके, जरूरी नहीं है कि कैंसर के डॉक्टर के पास ही जाना है, तो वो ओरल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, कभी कोई आपको इन्फेक्शन हो या कोई बीमारी हो, रूटीन कभी कभार चेस्ट एक्सरे होते हैं, तो उसमें भी हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि भाई कोई फेफड़े की गांठ है वगैरह या कैंसर तो नहीं है। तो अलग अलग हिस्सों के हिसाब से कुछ ऐसी जांचें हैं जो रेगुलर करानी चाहिए और कुछ चीजें अब सरकारी प्रोग्राम्स में भी आने लग गई हैं कि उसको स्क्रीनिंग को कैसे सरकार बढ़ावा दे और कैंसर को होने से पहले या शुरुआती लक्षणों में ही पकड़ा जा सके। जैसे हमने आरंभ में चर्चा की कि इसमें पूरा परिवार प्रभावित हो जाता है। आम व्यक्ति अगर कैंसर से ग्रसित है और वो सकारात्मक सोच रखता है, पॉजिटिव थिंकिंग उसकी है और उसका मनोबल ठीक है, तो इसकी क्या भूमिका होती है इस युद्ध में? देखिए, ये एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम ये कहते हैं कि आपने जब अपनी जंग शुरू ही करी है और आप मनोबल आपका अच्छा है तो आप आधी जंग तो ऐसे ही जीत चुके हो।
ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जब किसी पेशेंट को या परिवार को डायग्नोसिस के बारे में पता लगता है कि उनको कैंसर है, तो उनको एंजाइटी होती है, उनको डिप्रेशन होता है, उसके कारण उनकी भूख कम हो जाती है, उनका फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। तो अगर आदमी मोटिवेटेड रहेगा तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी बनी रहेगी, जो भी उसको एक तरीके से पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से उसको बीमारी को लड़ने से, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने से मदद करता है। दूसरा, जब खाना पीना अच्छा से खाएगा, क्योंकि अगर पेशेंट मोटिवेटेड नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं उसके जहन में, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ एंजाइटी, डिप्रेशन चलता रहेगा। तो उसको दूर करने के लिए एक मोटिवेशन फैक्टर बहुत जरूरी है। इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि ये जरूरी नहीं है। हमने अपनी आंखों से या अपनी प्रैक्टिस में भी देखते हैं कि जो पेशेंट मोटिवेटेड होते हैं, जो परिवार मोटिवेटेड होते हैं, वो एज कंपेयर टू दूसरे लोग जो मोटिवेटेड नहीं होते उनसे काफी अच्छा करते हैं फाइनल रिजल्ट्स में। डॉक्टर साहब, अब ये बताइए कि आपका इतना लंबा अनुभव है कैंसर के ट्रीटमेंट का और लगातार ओपीडीज में लोग आते होंगे आपके पास, आपको क्या लगता है कि क्या कारण है, लोग देर से क्यों आते हैं? क्या वो लक्षणों को नजरअंदाज करते हैं या जागरूकता की कमी है? देखिए, उसमें मल्टीपल कारण है, बहुत से कारण हैं। पहला कारण यही कि शुरुआत में ज्यादातर लोग जो इंटीरियर्स में रहते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ज्यादातर पहाड़ी राज्य है, तो लोगों के लिए आना जाना आसान नहीं रहता है, तो छोटी मोटे लक्षण वो इग्नोर करते हैं जब तक कि वो बड़ी समस्या ना बन पाए। दूसरा ये कि जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं जो कि इस चीज से रिलेटेड नहीं है, चाहे वो जनरल फील्ड में हो, चाहे वो आशा वर्कर हो, चाहे वो नर्सिंग हो, हमें उनको ट्रेन करने की जरूरत है ताकि वो इन लक्षणों को जल्दी पकड़ के पेशेंट को गाइड कर सके सही जगह पहुंचने में। तीसरा जो मुख्य कारण है वो है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, कि बहुत से लोग बेचारे जो असमर्थ हैं जांचें कराने में, तो उनको भी हमें जागरूक करना है कि अब सरकार की तरफ से, केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से काफी बड़ा आयुष्मान भारत योजना चलाई जा रही है, जिसमें काफी तक पेशेंट की मदद हो पाती है। तो काफी लोग फाइनेंशियल दिक्कतों की वजह से भी हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं। तो सिर्फ बीमारी के बारे में नहीं, हमें फाइनेंशियल चीजों के बारे में भी सरकारी योजना जो आयुष्मान भारत है उसके बारे में भी पेशेंट को जागरूकता देनी है। कैंसर किसी को भी हो सकता है, लेकिन कई बार हम ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जो एक बहुत बड़ा कारक बन जाती हैं। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। मैं धूम्रपान की बात कर रहा हूँ कि तंबाकू से बने उत्पाद और बीड़ी, सिगरेट या धूम्रपान करना, ये कितना घातक है, इससे तो हम बच सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो तंबाकू का किसी भी तरीके से, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे तंबाकू खाना हो या शराब का सेवन हो, ऐसे पदार्थों का किसी भी तरीके से सेवन नहीं होना चाहिए। और अगर हम ये चीजें अवॉइड करते हैं या नहीं करते हैं तो हम कम से कम कैंसर का, जो इससे रिलेटेड कैंसर है, उनका इंसिडेंस जो है 80% तक कम कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा हमें खान पीन की तरफ भी ध्यान देना है। खान पीन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि खाना पीना 24 घंटे खाना, उसका मतलब ये भी है कि सही चीज को खाना, न्यूट्रिशन चीज को। बहुत से यंग युवा जनरेशन जो है वो जंक फूड की तरफ जा रही है, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से बीमारी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो हमें उनको ये भी जागरूक करना है कि जो फल हैं, सब्जी हैं ताजी, उन पे भी ज्यादा ध्यान देना है। डॉक्टर अंकित बत्रा, क्या आनुवंशिकता इसके पीछे कारण है कैंसर के पीछे? यदि ऐसे लोग जिनके परिवार में ये है तो वो जागरूक हो सकें, अपना ध्यान रखें। जी बिल्कुल। यूजुअली जो हेरिडिटरी कैंसर होते हैं वो बहुत कम होते हैं, 5 से 10% होते हैं, लेकिन फिर भी जिनके परिवार में है उनके लिए तो काफी बड़ी समस्या है और उनको एक प्रॉपर काउंसलिंग, उसके लिए जेनेटिक क्लिनिक्स भी होते हैं जिसमें पूरे परिवार की पूरी हिस्ट्री ली जाती है कि आपके 3-4 पीढ़ी तक किसी को क्या बीमारी रही, उसके हिसाब से कुछ जेनेटिक जांचें भी होती हैं कि क्या आने वाली पीढ़ी को वो बीमारी हो सकती है, नहीं हो सकती। तो आजकल हम लोग उस चीज पे भी काफी बढ़ावा दे रहे हैं और हमने अपनी प्रैक्टिस में भी देखा है कि काफी लोग इससे बच पाए हैं। तो जिनके परिवार में अच्छी खासी हिस्ट्री है, ठीक है, उसका मतलब ये नहीं कि किसी एक लोग को हुआ हो तो आगे सबको होगा। कहने का मतलब है 2-3 लोगों को हुआ है और अपने डॉक्टर से उसकी सलाह लें, उसके बारे में डिस्कशन करें कि क्या वो परिवार में और किसी को हो सकता है। तो कुछ तरीके के कैंसर होते हैं जैसे ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर या ओवरी का कैंसर। तो ऐसे कैंसर आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जेनेटिक वे में फैल सकते हैं, लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं है कि सबको होगा ही होगा। उसके लिए स्पेसिफिक जांचें हैं जो अपने कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलके आप जांचें करा के अपनी चिंताओं को दूर कर सकते हैं। डॉक्टर अंकित बत्रा, कार्यक्रम के अंत में क्या कहना चाहेंगे श्रोताओं से? सबसे पहले तो मैं अपने सभी पेशेंट्स को वर्ल्ड कैंसर दिवस की जो जागरूकता है उसके लिए मोटिवेट करना चाहूंगा कि कैंसर से डरे नहीं, कैंसर शब्द सुन के घबराएं नहीं, ठीक है। और किसी को कोई छोटा लक्षण भी हो, कुछ भी हो, तो अपने निकटतम किसी भी डॉक्टर से मिलके उसके बारे में खुल के बात करें, ठीक है। और जितने भी हमारे पेशेंट ट्रीट हो चुके हैं, जो कि हमारे कैंसर सर्वाइवर्स हैं, मैं उनको भी ये कहूंगा कि वो भी समाज में आगे आएं और जागरूकता फैलाने में हमारी मदद करें। डॉक्टर अंकित बत्रा, आज आप इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।